अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्की सतह के ऊपर जितना पाकिस्तान प्रोएक्टिवली अपने इशूज़ को टेकअप कर रहा है, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल हमारे सामने है कि एक तरफ वहाँ पर मसाइल ज़रूर थे सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद भी एक कामयाब मरहला हमने इलेक्शंस का पहले फेज़ का होता हुआ देखा। और इंटरेस्टिंगली उसमें जो नंबर्स सामने आए उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के आमने सामने खड़े नज़र आते हैं, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन है। ये अलग बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है तरीक़ाकार से लेके वोटों के इंतखाब तक, लेकिन ये ज़रूर सामने आया है कि पॉलिटिकली वहाँ पर जो एक एक्टिविटी हुई है उसमें वो तमाम चीज़ें जो कि माजी में वहाँ पर पसंदों के अनासर के हवाले से जुड़ी हुई थी उनको पसे-पुश डाल कर वहाँ के लोगों ने वोट के लिए अपना हक़ इस्तेमाल किया है। और अब देखते हैं आया कि अगला जो मरहला होना है अगस्त में, जो 2 मरहले होने हैं, उसमें किस तरीके से आज़ाद कश्मीर के लोग अपने वोट के ज़रिए फ़ैसला करते हैं किस जमात को सामने लाने का। लेकिन उसी इंटरेस्टिंग सिचुएशन को भी अगर सामने रखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो भी बड़ी हद तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त इंटरनेशनली जो ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक बड़ा अहम रोल अदा करती हुई हमें नज़र आ रही है। अगर ख़ास तौर पर देखा जाए कि कुछ दिनों पहले तक की जो सिचुएशन थी वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल थी, लेकिन कतर और पाकिस्तान के हवाले से खबरें थी कि इन्होंने बातचीत के ज़रिए इस पूरे मसले को कूल डाउन करके दोबारा इसको ट्रैक टू डायलॉग की तरफ लाने में एक अहम रोल अदा किया है। किस हद तक पाकिस्तान पैरेलली एक अपना फुटप्रिंट भी रखना चाहता है इस पूरे केस में और किस हद तक ये कारगर साबित होगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ हैं ना सिर्फ ये के तज्जियाकार हैं बल्कि साबिक सफ़ीर भी हैं। जावेद मलिक साहब मेरे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस वक्त शामिल हैं। जावेद साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर पहले मैं एक क्विक कमेंट पॉलिटिकली आपसे कर लेती हूँ क्योंकि इंटरनेशनली तो हम बहुत सारी चीज़ें आपसे ऑन एंड ऑफ डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है जेके इलेक्शंस के हवाले से और बड़ी मज़ेदार सिचुएशन है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, दोनों वफाक में इत्तेहादी हैं, लेकिन वहाँ पर राइवलरी है और क्योंकि नून लीग वहाँ कामयाब हो रही है तो पीपल्स पार्टी जो है वो इसके ऊपर इंतखाबात पे सवालात उठा रही है। लेकिन आप क्या समझते हैं कितना हेल्दी कंपटीशन है और किस हद तक ये वहाँ के जो ख़ास तौर पर पॉलिटिकल एक सिनेरियो है उसको तब्दील करेगा? वहाँ जो माजी में कुछ वक्त पहले, कुछ माह पहले तक हालात थे, उसको एकदम पॉलिटिकल एंगल से अगर देखा जाए तो कितनी मुस्बत तब्दीली आएगी? जी, असना साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि एक यूनिक सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं वफाक के अंदर। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो इत्तेहाद में हैं और भी एक दो जमातें उनके साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आप मुल्क की मफाद को ज़ेरे गौर रखें तो ये तो एक अच्छी और हेल्थी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि माजी में भी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जिंदा थी तो उस वक्त भी और नवाज शरीफ साहब ने मिलकर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। उसके खदोखाल भी यही था कि कुछ नेशनल इंटरेस्ट के मामलात में दोनों जो जमातें हैं वो मिलकर काम करें और एक दूसरे पे तनकीद बराए तनकीद ना करें और मुल्क की मफाद के पेश नज़र हम मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए साथ चलें। तो मुझे लगता है कि किसी हद तक वो पहले तो नहीं चला, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये दोनों वफाक में इत्तेहाद में बैठे हुए हैं। लेकिन जब इलेक्शंस का सामान होता है तो फिर हम जानते हैं कि ये दो मुख्तलिफ जमातें हैं, इनके मुख्तलिफ नजरियात हैं, इनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और ट्रेडिशनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या मुस्लिम लीग इन जनरल हो और पीपल्स पार्टी की एक राइवलरी रही है मैदान इंतखाबात के अंदर। तो वो जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करते हैं तो फिर उनको ऑफ कोर्स एक तरह से एक ऐसा स्टैंड लेना पड़ता है जो कि उनकी नजरियात के करीब हो। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी जुमलों का तबादला हुआ जो मैं समझता हूँ कि अगर ना होता तो ज्यादा बेहतर था। क्योंकि अगर आप वफाक में बैठ के आपस अगर आप ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक जमात ये कहती है कि दूसरी हुकूमत जो हुकूमत है वो किसी फॉर्म के नतीजे में हमारे से वजूद में आई है, और फिर एक जमात ये कहती है कि ये करप्शन कर रहे हैं, तो फिर अवाम के सामने एक सवाल पैदा होता है कि अगर वो फॉर्म के नतीजे में आए हैं और आप करप्शन कर रहे हैं तो फिर आप साथ क्यों बैठे हुए हैं? अगर आप या तो आप इस चीज पे यकीन रखते हैं कि वो फॉर्म के लिए आए हैं, फॉर्म के नतीजे में आए हैं, और आप दूसरे वाले यकीन रखते हैं कि ये करप्शन कर रहे हैं, तो इसके बावजूद आप साथ भी हैं। तो आप जब तनकीद करें तो फिर ये चीज भी जहन में रखिए कि वफाक में आप साथ हैं, आपको साथ चलना है अगर, तो फिर आपको तनकीद करते हुए अल्फाज का थोड़ा चुनाव मेरी नजर में बड़ी अदब से मैं कहूंगा उसके ऊपर उनको नजर आसानी करनी चाहिए। लेकिन एक जो अहम पहलू है वो ये है कि देखिए कश्मीर की जो सूरत हाल है, हमने देखा कि वहां पे बहुत बड़ी तादाद के लोग जो हैं उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन के ये साबित कर दिया कि वहां पे कुछ जो लोग अगर इस तरह से एहतजाज कर रहे हैं तो वो माइनॉरिटी में है, क्योंकि मेजोरिटी की तादाद जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, वो जो डेमोक्रेसी में यकीन रखती है,
वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट एंड पार्सल बन के लाखों की तादाद में वोटर्स जो है उन्होंने वोट डाले हैं। लेकिन वहां पे कुछ अनासर ऐसे भी हैं जो उनको रोक रहे थे कि आप वोटिंग पे ना जाएं। उनके साथ कुछ तसादम हुआ। वन होप्स के वो ना हो, हमारे अपने बहन भाई हैं, उनके साथ मुज़ाकरात होंगे और यकीनन हमारी जो अरबाब इख्तियार हैं वो कर भी रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि जो बहुत बड़ी तादाद है कश्मीर के अवाम की, वो इलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा बन के ये साबित कर दिया है उन्होंने कि वो जो है इलेक्टोरल प्रोसेस और डेमोक्रेसी के साथ है। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब थोड़ा सा इंटरनेशनल एस्पेक्ट, एक तरफ हम देख रहे हैं कि वैसे तो नून लीग की गवर्नमेंट की पूरी कोशिश थी कि पीपल्स पार्टी को साथ लेके चला जाए, लेकिन इंटरनेशनल सिनेरियो में तो तमाम ही पॉलिटिकल पार्टी का तकरीबन एक ही स्टांस है। अब ये जो इस वक्त की रिसेंट सिचुएशन है, सुनने में आ रहा है, आप बेहतर बता सकते हैं कि ये जो कतर और पाकिस्तान के गालिबन एफर्ट्स की वजह से सिचुएशन कुछ हद तक बेहतर हो सकी। और आपसे लास्ट प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था, तो आपने कहा था कि बहुत ही आहिस्ता और बहुत ही तरीके के साथ चीज़ों को लेकर चलने, और पाकिस्तान भी बैक एंड पे काम कर रहा है। अब रिजल्ट तो उसका सामने आ गया, लेकिन ये कितना सस्टेन कर सकता है? दोनों तरफ बड़ा एक एग्रेसिव स्टांस रहा है पिछले 2 हफ्तों में। जी जी। देखिए, ईरान के अंदर के मौजूद जो लोग हैं उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ये समझती है कि ये एमओयू जो हासिल किया गया है, ये एमओयू दरअसल उनकी कामयाबी इसमें पिन्हा है। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट भी वहां मौजूद है जिनको आप रेडिकल कह सकते हैं, हार्ड लाइनर्स कह सकते हैं, जो आईआरजीसी के कुछ धड़े हैं, वो इस एमओयू को न जाने क्यों अपनी नाकामी तस्वर करते हैं। वो ये समझते हैं कि हम जो है वो अगर तसादुम करेंगे तो उसी में हमारी कामयाबी होगी। अब बहुत से जो दानिश्वर हैं या मुबस्सिरीन हैं जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली, यानी वो किसी साइड को ना लिए हुए, बिल्कुल अगर न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं, तो वो ये कहते हैं कि देखिए, अगर आप एमओयू को तफसील से पढ़ें तो आप देखते हैं कि उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो ईरान के अनफ्रीज होने की बात की गई है, सैंक्शंस लिफ्ट करने की बात की गई है। उनके अवाम जो 47 साल से एक इकोनॉमिक सैंक्शंस में पिस रहे हैं, वो उससे निकलने का एक रास्ता उनको फराहम करता है। तो दरअसल ईरान के लोगों की कामयाबी तो इस एमओयू पर अमल करने पे है, न कि इसमें कि वो इस एमओयू को रिजेक्ट करें और इसके इसके होते हुए वो तसादुम की तरफ बढ़ें। लेकिन जो हार्ड लाइनर एलिमेंट है आईआरजीसी के अंदर, लगता कुछ यूं है कि वो प्रिवेल कर रहे थे, अभी भी किसी हद तक वो प्रिवेल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमले आप देख रहे हैं कि वो कभी शिप्स पे करते हैं, कभी वो हुतीज को एक्टिवेट करके सऊदी अरेबिया पे हमला आवर करवा देते हैं, कभी वो मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमले दाग देते हैं, मिसाइल दाग देते हैं। तो ये उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि ये जो हार्ड लाइनर एलिमेंट है आईआरजीसी के अंदर, ये जो है वो उन जो प्रैग्मेटिक एलिमेंट्स हैं, जो ये समझते हैं कि दानिशमंदी के साथ अगर आपको एक रास्ता फराहम हो रहा है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, तो उसको जरूर हासिल करें। बिकॉज एक और बात हमेशा मैं देखता हूँ, तमाम तज्जियाकार जो हैं, इवन हमारे चैनल्स पे भी, वो ये कहते हैं कि इसराइल जो है वो एक स्पॉइलर है। तो मेरा सवाल ये होगा कि अगर वो स्पॉइलर है तो फिर जो ईरान वाले हैं या बाकी लोग हैं, उनको तो चाहिए ना कि उस स्पॉइलर का रास्ता रोकें। वो कैसे रोक सकते हैं उसका रास्ता? उसका रास्ता रोकने का तरीका भी एमओयू पर अमल करना है। अगर एमओयू पे अमल करते हैं, जंग रुक जाती है, तो ये तो एक मुंह की खानी पड़ रही है इसराइल को। लेकिन अगर आप जंग जारी रखते हैं, हमले जारी रखते हैं, तो फिर तो आप इसराइल के एजेंडे पे काम करते हुए नजर आते हैं। बिकॉज इसराइल ये चाहता है कि ये अमन ना हो, इसराइल ये चाहता है कि जंग होती रहे। तो आपने उसका रास्ता रोकना है अमन के ऊपर अमल करके, बजाय आपके उसके उसके लिए आसानियां पैदा करें, उसको एक रास्ता फराहम करें कि वो स्पॉइलर अगर है तो वो स्पॉइलिंग कर सके। आपने अच्छा, उसको रोकना है मेरी नजर। सर ये जो अभी आपने जिस तरह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है इजराइल के हवाले से, अब ये जो ट्रंप की और नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, इसमें ईरान से मुताल्लिक कुछ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया है। आप क्या समझते हैं कि अभी भी एक तरह से दबाव या एक असर रसूख तो इजराइल का मौजूद है अमरीकी लीडरशिप पे? अब जैसे तुर्किया से उन्होंने मुआहिदा किया तो उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि जी मैं तो किसी की बात सुनकर फैसले नहीं करता हूं, लेकिन ईरान से मुताल्लिक वो डिस्कशंस नेतन्याहू से कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में किस तरफ आपको लगता है मामला इजराइल टिल्ट कर सकता है एज एन स्पॉइलर? देखिए, आप किसी भी मुल्क से, अमेरिका जो एक सुपर पावर है, उसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो सिर्फ एक मुल्क के साथ दोस्ती रखे और बाकियों के साथ ना रखे, तो ये तो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ये एक हकीकत है कि इसराइल की इन्फ्लुएंस अमेरिका में है। ये एक हकीकत है कि वहाँ पे मौजूद बहुत सारी, जो जिस तरह हमारे एक्सपैट्रिएट्स मुसलमान और मुख्तलिफ ममालिक के लोग वहाँ पे रहते हैं, इस तरह वहाँ पे जूइश कम्युनिटी भी है, उनका भी इन्फ्लुएंस है। तो वो अपने अगर इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए, उनकी अलाइनमेंट कुछ मामलात पे इसराइल के साथ है, अमेरिका ये समझता है कि इसराइल उसका एलाय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो इसराइल का एलाय है तो वो दूसरों का दुश्मन है।
यानी आप दोनों के अलाय हो सकते हैं क्योंकि आपके इंटरेस्ट कहीं पे आपस में अलाइन होते हैं। और उसकी एग्जांपल बिल्कुल वाज़ेह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले कहा कि वो इस जो नेतन्याहू है वो जंग को रोकना नहीं चाहते, लेकिन मैं इसको उनकी बात नहीं मानूंगा। फिर आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तुर्की के बारे में बात की गई, तुर्किया के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत अच्छा मुल्क है, उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन अगर नेतन्याहू को ये चीज पसंद नहीं है तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हम तो अपनी रिलेशनशिप तुर्की के साथ रखेंगे। तो अमेरिका के अंदर भी मुख्तलिफ लॉबीज हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ऑफ कोर्स जब पूरी अमेरिका के वो प्रेसिडेंट हैं, वो कभी कोई स्टेटमेंट ऐसी देते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, कभी दूसरी को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो उनके उनके अल्फाज में आपको एक तरह से नजर आता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत आसान है कि देखिए अमेरिका जैसी सुपर पावर को तमाम ममालिक के साथ आगे बढ़ना है। हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या हमारे इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट आपस में इस हद तक मुतसादिम तो नहीं है कि वहां पे हमला आवर हो जाएं। मैं ये नहीं समझता कि अगर अमेरिका की रिलेशनशिप इसराइल के साथ बरकरार रहेगी तो इसका मतलब है कि वो ईरान पे जंग करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है। ईरान के साथ एक अलहदा रिलेशनशिप है, तुर्की के साथ अलहदा है, पाकिस्तान के साथ अलहदा है, इसराइल के साथ अलहदा है, और ये एक्सपेक्ट करना कि वो इसराइल की रिलेशनशिप खत्म कर देंगे, ये अनरियलिस्टिक है। आपको सबको साथ लेके चलना है, और वो चलेंगे उनके साथ भी, और आपके साथ भी चलने के लिए तैयार हैं, तभी उन्होंने एमओयू साइन किया है आपके साथ। अच्छा, एक और सवाल सर आपसे जानना चाहूँगी कि आपके ख्याल में इस पूरे सिनेरियो में हमने देखा है कि बार बार सऊदी अरब को या यूएई को भी घसीटने की कोशिश की गई जंग में। कभी यूएई में फेक हमले करवाए गए जिसमें बाद में पता चला कि वो ईरान की तरफ से नहीं हुए थे। फिर हुसियों को एक्टिव किया गया, उन्होंने सऊदी अरब में कुछ कार्रवाइयों की कोशिश की। अभी रिसेंटली पता चला है कि इराक की तरफ से भी कुछ एक्टिविटी हुई है सऊदी अरब के खिलाफ। आपके ख्याल में बार बार सऊदी अरब को इन्वॉल्व करना से मतलब नुकसान क्या हो सकता है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को? देखिए, सबसे पहले तो हमें खिराज तहसीन पेश करना है गल्फ ममालिक को, जिन्होंने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई, वजूद इसके कि उनके ऊपर अनप्रोवोक्ड हमले किए गए। इन एक जवाब ढूंढ के, बगैर किसी जवाब के अड्डे हैं, ये है वो है, हालांकि कोई ऐसे वहां पे ऑफेंसिव जो है उनके अड्डे नहीं थे, वो डिफेंसिव, जिस पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस पैक्ट है वो इसलिए नहीं है कि वो हमला आवर हो किसी के ऊपर, वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। बिल्कुल ऐसे ही बाकी ममालिक के भी जो वहां पे डिफेंस पैक्ट्स हैं वो इसलिए हैं कि उनके उनके मुल्क की, उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने कभी किसी के साथ ऑफेंसिव डिजाइन नहीं किया। तो इस तरह से जो हमले कर रहे हैं, मुझे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी इसको कंडेम किया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके एनालिसिस के लिए। जावेद मलिक साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट भी हैं और साबिक एम्बेसडर भी हैं, और ऑब्वियसली बहुत सारी चेंजेस हैं जिनका पाकिस्तान जिनको तवज्जो दे रहा है, लेकिन अब देखना होगा आया कि इस पर किस तरह ईरान या अमेरिका जैसे बड़े ममालिक जो कि ऑलरेडी एक जंग में मसरूफ़ थे रिएक्ट करते हैं। लेकिन ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़ुद भी बड़ा ज़रूरी है कि ये दोनों ममालिक बातचीत का रास्ता अख्तियार करें। एक मुख्तसर वक्फे के बाद कुछ दीगर इशूज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर के हवाले से। हम देख रहे हैं वो पीपल्स पार्टी जो कि मुस्लिम लीग नून के शाना बशाना खड़ी हमें हर वक्त नज़र आई, इन इलेक्शंस के ऊपर खासी जो है वो एग्रेसिव नज़र आती है, और हदफ तनकीद ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून है बल्कि उनकी पॉलिसीज़ हैं। सरप्राइजिंगली खुद AJK में पिछले साल डेढ़ से हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से चैलेंजेस हैं जो कि पिछले एक साल में हुकूमत को फेस करने पड़े हैं, विफाक को फेस करने पड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन के पहले मरहले में जो नताइज आए हैं उसको पीपल्स पार्टी ने सरासर रद्द किया है। एक तरफ ये तमाम चीज़ें हैं, इसके ऊपर विफाक यानी मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज साहिबा की हद तक या कुछ चंद सियासी जो लीडरान हैं उनकी हद तक जवाब दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो इल्ज़ामात और धांधली की बातें की जा रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उससे लगता ही है कि इलेक्शन का पहला मरहला गुजर गया, लेकिन बाद के मरहले में मज़ीद इस हवाले से टेंशन या स्ट्रेस बढ़ सकती है दोनों जमातों के बीच में। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ सियासी मसाइल की हद तक है या इन इंतखाबी माहौल की हद तक है, या फिर वाकई ये दरारें वाज़ेह होंगी और गहरी होंगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा इंटरेस्टिंगली आज मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी एक इवेंट पर ख़िताब किया और उसमें उन्होंने बड़े अरसे के बाद हमने उनको इतना वोकल होते हुए देखा कि नए इंतज़ामी यूनिट्स, नए सूबों की बात वो कर रहे हैं। नए सूबों का एक ऐसा मसला है जो कि बड़े अरसे से ज़ेर बहस था। मौजूदा सिस्टम के बारे में बड़ा क्लियर वो उन्होंने कहा कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। कॉकरोचों की मिसाल उन्होंने दी कि उनका एक्टिव होना भी बड़ा ख़तरनाक होगा, क्योंकि ये एक ऐसी मूवमेंट है जो कि इंडिया में ऑलरेडी चल रही है, जिसे जेनजी लीड कर रहे हैं, और वो ये जो हमारे फरमा रवा हैं, जो हमारे कायदीन हैं, उनको ये बता रहे हैं कि अगर आपने सही वक्त पे सही फैसले नहीं किए तो
फिर इस किस्म की मूवमेंट जो है वो हमें पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल सकती है। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर हम तबसरा और तज्जिया लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सेगमेंट में है सीनियर सहाफ़ी और आमिर इलियास राना साहब। आमिर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर भाई मल्टीपल चीज़ें हैं, पहले मैं AJK से बात करना चाहूँगी कि ये जो आज़ाद कश्मीर में हुआ आपके ख्याल में एक्सपेक्टेड था? कुछ लोग तो इसको बड़ा आसानी से कह रहे थे कि देखिए जी GB पीपल्स पार्टी को दे दिया तो नून लीग को जो है वो आज़ाद कश्मीर मिलना ही था, तो इसमें अब पीपल्स पार्टी को क्या शिकायत है? आप इससे एग्री करते हैं? इतना सिंपल फॉर्मूला था? अगर फार्मूला था तो फिर GB भी नून को ही मिलना चाहिए था, क्योंकि रिवायती तौर पे जिसकी विफाकी हुकूमत होती है GB और कश्मीर उन्हीं को मिलता है। तो बिल्कुल आप सही। देख लें कि GB में तो बिलावल भुट्टो ने इतना प्रेशर डाला कि शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पे कह दिया कि आप अक्सरियत पार्टी आपकी बनी है, आप ले जाएं। अमीर मुकाम आज भी कहते हैं कि वो चारों आजाद हम ले सकते थे। हाँ सर, 1-2 सीटों का फर्क था आमिर भाई, मेरा ख्याल है। दो तो इन्हीं के थे ना, PMLN के ही आजाद थे, दो दूसरे थे जो चारों इस्तेकाम के को मुस्तहकम कर दिया और चारों वजीर बन गए। मसला ये है कि एक तरफ तो वो ठीक मान गए कि जी बिल्कुल ठीक है, दूसरी तरफ ये बिल्कुल क्लियर थी कि मीरपुर डिवीजन में मुस्लिम लीग नून आगे है। अब कितनी आगे है वो तो नताइज की सूरत में आया कि 9 और 4 का हो गया। अब 9 सीटें गिन के ये, और वो समझते हैं कि महाजरीन की 12 में से 9 तो मुस्लिम लीग जीत जाएगी, ये पीपल्स पार्टी को यकीन है। तो वो समझ रहे हैं कि सिंपल मेजोरिटी तो ये वैसे ही ले जाएंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून का ये है कि हम सिंपल मेजोरिटी लेंगे तो पहले अक्सरियत इधर से लेंगे, जो आजाद कश्मीर के इलेक्शंस की सीटें हैं कि हम उधर से जीतना चाहेंगे। अच्छा, अब दूसरा मरहला 2 अगस्त को आ रहा है, जिसमें 12 महाजरीन की नशिस्तें हैं और 10 नशिस्तें वो हैं जो मुजफ्फराबाद डिवीजन की हैं। अब ये मुकाबला और ज्यादा पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल हो गया कि फिजा एक तो विफाकी हुकूमत की वजह से बनती है। चले, हमने कहा कि GB में तो आप ले गए थे, आप ने लोगों को ये तासुर दिया कि देखिए हम यहाँ पे भी ले जाएंगे, लेकिन मीरपुर डिवीजन से जो रिजल्ट आया उसमें तो मुस्लिम लीग नून वाज़ेह अक्सरियत ले गई। तो उसका असर दूसरे मरहले पे मुजफ्फराबाद में महाजरीन के ऊपर ये आप खुद मानते हैं, और फिर तीसरे पे पूंछ डिवीजन में भी पड़ने वाला है। तो बिलावल की तकरीर जो कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो उनके गमो गुस्से का भी इजहार है, बेचैनी का भी इजहार है, और वो इल्जामात में बहुत आगे तक चले गए। परसों जो उन्होंने इल्जामात लगाए रियासत पे, तो फिर वो टेलीविजन चैनल्स पे आके, तकरीबन तमाम मेन चैनल्स पे आके उन्हें वजाहत देनी पड़ी कि इससे मुतालिक बात जो मैंने रियासत से मुतालिक बात की वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। तो फिर पहले ही सोच के बोल लेते, वो गुस्से में जज्बात में हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद मैं अब प्रेशर डालूंगा। देखें, आपकी हुकूमत है आजाद कश्मीर में। PMLN ने जब अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 8 अक्टूबर को फैसला किया पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के कि अनवारुल हक साहब को हटाना है, नहीं है, तो PMLN AJK ने कहा हम आपके साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। PMLN की मरकजी क़यादत ने स्टार्ट में कहा कि अगर आप हुकूमत में होते तो जो पीपल्स पार्टी ने मनमानी पोस्टिंग्स की हैं वो ना कर सकते, लेकिन जो नताइज आए हैं तो उसमें ये उनको बेहतर लगा फैसला PMLN AJK के इस फैसले को कि जी देखिए हमारे पास बैगेज नहीं था गवर्नमेंट का, तो हम क्लियर थे कि जी ये किया धरा फैसल राठौर पीपल्स पार्टी का है, जैक अगर दोबारा आई है तो उनके कहने से आई है, हम तो खड़े हैं रियासत के साथ। तो वो नुकसान पीपल्स पार्टी को और बिलावल भुट्टो की तेज तकरीरों ने कोई, मेरा ख्याल है, उनके लिए फायदा नहीं किया, बल्कि उससे लग रहा है कि लोगों में उनको नजर आ रहा है मुजफ्फराबाद में जहां PMLN को 2-3 सीटों पे कुछ खदशात थे, जो आज सुबह मैंने चेक किया वहां पे, वो भी अब मुकाबले की पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि पहला मरहला उनके हक में गया है। अब ये बात वो बनी है जिसपे अब बिलावल जलसा भी कर रहे हैं अपना, वहां पे बैठ के गुफ्तगू भी कर रहे हैं। अब देखें क्या बनता है इनके साथ, क्योंकि 2 तारीख को इलेक्शन है। अच्छा आमिर भाई, वो तो मेरा ख्याल है वापस ही नहीं आए, वो आज भी वहां पर खिताब कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो एग्रेशन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल उस की हद तक है, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में ऐसा माहौल होता है, लेकिन इन्होंने JUIF से हाथ मिलाना प्रेफर किया, पीपल्स पार्टी ने GB में भी इन्होंने नून के साथ अलायंस नहीं किया। तो आपके ख्याल में क्या वाकई नून लीग ने तो इतनी भरपूर कैंपेनिंग नहीं की जितनी पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में की थी? क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में कि ये जो राठौड़ साहब हैं, इनको बड़े मतलब चाव से लाया गया था, उसके बावजूद भी वो डिलीवर नहीं कर सके? बल्कि जब मैंने एक सवाल उनसे किया पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे से कि जी आपके होते हुए भी वो जो अमन कमेटी थी उतनी फाल हुई, और फिर उनकी वीडियो जिस तरह असलों के साथ आ रही है, तो उन्होंने कहा जी अब तो इलेक्शन का टाइम है। तो मैंने उनसे कहा जो पिछले 1 साल में वो करते रहे उसी का नतीजा तो आप भुगत रहे। आपके ख्याल में कितना पुअर परफॉर्मेंस रही राठौड़ साहब की गवर्नमेंट की? देखिए, PMLN ने बहुत अच्छी कंपेन नहीं की GB में, नतीजा देख लिया। यहाँ पे तो उन्होंने फुल टाइम, मरियम नवाज ने सारे वज़रा की ड्यूटी लगाई महाजरीन की नशिस्तों पे, खुद भी गई, नवाज शरीफ भी गए,
मरकजी वज़रा भी आज़ाद कश्मीर में कर रहे हैं और पार्टी की सतह पे अलग से ख्वाजा साद रफीक बिल्कुल मुतहर्रिक है महाजरीन सीटों पे भी और आज़ाद कश्मीर में भी। आबिद शेर अली, कैप्टन सफदर मुसलसल वहीं पे मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में, डेरे लगा के बैठे हुए हैं। अमीर मुकाम ज़ाहिर है वज़ीर अमूर कश्मीर हैं और वो जोड़ तोड़ में उन्होंने तो वजाहत की कि हमने तो जो आज़ाद लोग थे उन सबको अपनी पार्टी में शामिल किया ताकि जो हमारे कैंडिडेट और आज़ाद के वोट थे, जहाँ पिछली दफ़ा में कुछ नुकसान हुआ था, उसका हम फ़ायदा लें। चौधरी यासीन की जिस सीट पे पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, वहाँ पे यही कुछ किया कि जो राजा बरादरी थी, जो 2-3 कैंडिडेट लेके आती थी, वो इकट्ठे हो गए और एक बल्क में वोट गए, जो नतीजा उनकी हार की सूरत में आया, जहाँ पे वो हमेशा तकसीम शुदा वोट लेते थे। अभी भी बिलावल भुट्टो ने जो आज मुजफ्फराबाद में तकरीर की, जो वो आईनी कन्वेंशन की बात कर रहे हैं कि जीत के हम एक आईनी कन्वेंशन बनाएंगे, बिल्कुल। भाई ठीक है, तो यही बात सुप्रीम कोर्ट में आप ही की हुकूमत के रेफरेंस में आई ना कि जी माजरीन की नशिस्तों पे फैसला आइंदा आने वाली असम्बली करेगी। लेकिन आपने जो जज्बाती गुफ्तगू की है उससे आपको नुकसान हो रहा है। और कश्मीर का तो बात दूर चली गई, सियासी तौर पे आप जिनके साथ इत्तेहाद में बैठे हैं, अब तो वो क्वेश्चन मरियम नवाज ने भी डाल दिया ना कि अच्छा भाई आप खुद भी दानवी की पैदावार हैं, बड़े एक दूसरे के सख्त सख्त मुकाबले में आ गए। तो जब मरियम नवाज मुकाबले में आई हैं तो उनकी काबीना वफाकी वज़रा सारे, क्योंकि इधर पीपल्स पार्टी की क़यादत मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस जलसे कर रही है, तो एक घमसान का रन पड़ा है। कुछ तो ये हो गया कि जी ये लगा कि एक्चुअल इलेक्शन हो रहा है और पीटीआई या जो लोग बाइकाट में हैं उनको जिक्र गोल हो गया। लेकिन जो गुफ्तगू शुरू हुई है शर्जील मेमन ने की फार्म 47 की, फिर जवाब आया, उसने बड़े घाव लगाए हैं, वो बड़े गहरे हैं। वो आइंदा चल के ये वैसे तो ठीक है, इनको कोई इशू नहीं है, जरदारी साहब और शरीफ बैठेंगे, मियां नवाज शरीफ बैठेंगे या प्राइम मिनिस्टर बैठे, ये कहेंगे जी हमारी क़यादत ने हमें रोक दिया, हम आइंदा नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे किसी चैनल में। ये जो अभी आके सारे मुकाबला कर रहे हैं ना, ये टॉक शोज में बात ही नहीं करेंगे। ये हमें 10 अगस्त और 12 अगस्त तक देखना पड़ेगा, कुछ दिन हुकूमत साजी के फैसलों तक। और ये मुमकिन नहीं है कि इस सिस्टम से बाहर हो जाएं। मौजूदा सिस्टम में रहते हुए दोनों की बका इसी में है कि एक साथ चलें। अच्छा, ये जहां आप घुमसान के रन की बात कर रहे हैं, वहाँ इंटरेस्टिंगली समझ नहीं आया कि ये मोहसिन नकवी साहब ने आज एक तकरीब में गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है और नए सूबे, ये बात दुरुस्त है कि नए सूबे नए यूनिट्स की बात बड़े अरसे से डिबेट में चल रही है और 28वीं तरमीम में भी कहा जा रहा था कि इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। तो बड़े अरसे बाद हमने उनको इस तरह गुफ्तगू करते हुए देखा कि वो नए सूबों नए यूनिट्स पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कॉकरोच एक्टिविटी ना शुरू हो जाए। ऑब्वियसली वो इंडिया से रिजेंबल कर रहे हैं। आपके ख्याल में उन्होंने ज़रूरत क्यों महसूस की ये सब कहने की? मेरे ख्याल में जहां उनकी तकरीर की जरूरत थी, जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसके वो बराह रास्त जिम्मेदार हैं मरकज के वजीर होते हुए, सूबों में दायरा ताउन तो इन्हीं के साथ चल रहा होता है, एफसी है, सारे रेंजर्स हैं, काम कर रहे हैं, तो जवाब तो इनको उन बातों का देना है। लेकिन आज ये गुफ्तगू में उन लोगों के साथ आए जो इंतजामी यूनिट्स के हिसाब से सूबों की तकसीम की बात कर रहे हैं, जो चैम्बर्स के लोग हैं, गौर एजाज साहब एप्टमा के सेठ हैं बड़े, और बड़े काम की तजवीज़ें भी देते हैं, निगरान कैबिनेट में भी वो रहे, कॉमर्स इंडस्ट्रीज के वजीर थे, फिर इंटीरियर भी सरफराज बुगटी जब रिजाइन दे के वहां चले गए बलूचिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इन्हीं को दे दी गई थी। तो वो इस सिस्टम के बड़े प्यारे हैं, मोहसिन नकवी बड़े प्यारे हैं। लेकिन ये सिस्टम पाकिस्तान में हमने कई दफा देखा है, जब आप बाला बाला लाएंगे ना तो फिर बात नहीं चलेगी। उसमें एक तजवीज बड़ी अच्छी है उनकी कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठें। तो क्या पीटीआई को आप बैठाएंगे साथ? क्या आप बैठने और तजवीज देने पे जाएंगे तो पीटीआई की कई शराइत होंगी उससे पहले। लेकिन जब आप मुल्क के वसीतर मफाद में इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो पहले अपने आप को आपको क्लियर करना पड़ेगा। नहीं आमिर भाई, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने तो आपको याद होगा ना 26 नवंबर में भी बड़ी कोशिश की थी कि पीटीआई को किसी तरह फैसिलिटेट करके मामले को रफा दफा किया जाए। मतलब उन्होंने तो माजी में भी एफर्ट्स किए हैं कि किसी तरह पीटीआई की पॉलिटिक्स भी बिल्कुल खत्म ना हो। वो अलग बात है कि पीटीआई ने उस पर किस तरह रिएक्ट किया। तो आई थिंक वो तो चाहेंगे कि पीटीआई के साथ भी कुछ ना कुछ सिस्टम में उसको रहने दिया जाए। नहीं, वो तो देखे ना, बैरिस्टर गौहर भी कई दफा कह चुके हैं कि हमें हर जगह पे फैसिलिटेट किया है मोहसिन नकवी ने, मैं इस बात पे नहीं कह रहा। लेकिन जब आप ये कहते हैं तमाम सियासी जमातें बैठ जाएं, तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि बाकी सारी सियासी जमातें, चाहे वो कहीं अपोजिशन में है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, आप उनके घर भी जाते हैं, बात भी होती है, लेकिन पीटीआई से मुलाकातें आपकी सिवाय इंतजामी सरबराह के सूबे के बाकी ओपन नहीं होती। बैरिस्टर गौहर के घर भी गए और जहां वजीर आला आए तो वो भी पब्लिक नहीं थी मीटिंग, उसको नहीं बताया गया था कि मीडिया से बात होनी है। आप जगह जगह जाते हैं, कोशिश के ऊपर नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि फिर इसको अच्छा ओपन कर दें कि जी आपके जहन में क्या है तमाम सियासी जमातों को बिठाने का और वो किस तरह बैठेंगे। क्योंकि ये जो टेक्नोक्रेट्स वाली कहानी है, ये जो सिस्टम की बात है, सिस्टम तो नहीं चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सारे लोग मुख्तलिफ अदवार में मुस्तफीद हुए हैं। यही हर वजीर आजम के एडवाइजर होते हैं। जनरल मुशर्रफ के 3 साल चीफ एग्जीक्यूटिव दौर में यही सारे एडवाइजर थे और यही टेक्नोक्रेट वजीर थे। तो क्या तब्दीली की थी?
मतलब हमारे यहाँ तो एक बड़ी तब्दीली चाहिए है जिसमें सारों को इत्तेफाक राय से बिठा के फिर फैसले हों। वो मुसल्लत ना किए जाएं कि मैं और आप आगे इंटेलेक्चुअल बन जाए और हम गुफ्तगू करें कि जी ये कर लें और ये कर लें। ये सारी बहसें हमने सुनी नहीं है, यहाँ सारे सिस्टम लग चुके हैं। लेकिन आपको एक रिकंसिलिएशन के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा और फिर रिवैम्पिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए वसी तर मफाद तब होगा जब सब ओपन हार्ट से बैठेंगे कि हाँ जी हम सबसे सुनेंगे, सबकी मानेंगे, जायज और नाजायज सुन के फिर फैसले करेंगे। तो फिर उसके लिए तो रियायतें सिस्टम ने देनी है जो इस वक्त नहीं दे रहे। अगर आप तकरीर कर रहे हैं और आप पॉलिटिकल कैनवस पे आ रहे हैं तो फिर खुल के आइए, फिर बात कीजिए कि आप किसकी नुमाइंदगी करना चाह रहे हैं, कौन चाह रहा है। आपके ऊपर है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या इस्टेब्लिशमेंट वो रास्ता देगी जो इस वक्त बंद है? वो तो कहते हैं हम सियासत में नहीं है, लेकिन नहीं है रास्ता उनके लिए, पीटीआई के लिए, क्योंकि उन्होंने 9 मई किया। उसके बाद उन्होंने हमेशा ही, अभी भी कल सोशल मीडिया पे पीटीआई ने जो कुछ गुफ्तगू की है आर्मी चीफ के हवाले से, मेरे ख्याल में वो तो वहीं खड़े हैं जहां 2 दिसंबर का ट्वीट किया था, जो उनकी बयान मिली थी इमरान खान के बाद जो कुछ हुआ था, और फिर सख्ती मजीद शुरू हुई थी। तो एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, एक तरफ पीटीआई खड़ी है, लेकिन गुफ्तगू तो सबको करनी है। फिर आपको अगर कुछ बात करनी है, आप प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ कर रहे हैं नाम लेके, और एक का कह रहे हैं कि 20 घंटे काम करते हैं। ज़ाहिर है वो फील्ड मार्शल हैं जो इन जंग के हालात में अमन अमान के हवाले से काम करते रहे, किसी की सलाहियत पे नहीं गुफ्तगू हो रही। लेकिन जब आप आएंगे ना पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, तो फिर आपको कहीं से क्लियर करना होगा कि आप क्या बात कर रहे हैं और किसके कहने पे कर रहे हैं। वो भी सामने बैठे, और फिर सबको एक दूसरे के साथ बैठना होगा, आमना सामना इस तरह नहीं करना कि एक दूसरे के मुतारिब हों। फिर मिलके बैठ के बात करें, ओपन करें बात को, डिबेट को ओपन करें। और उसके लिए सबसे बेस्ट फोरम इस वक्त पार्लियामेंट मौजूद है, उसमें टेक्नोक्रेट भी मौजूद है। और जब आप ओपन हाउस करते हैं तो किसी को भी स्पेशल इनवाइट कर सकते हैं, अलग नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट पे, पार्लियामेंट के फोरम पे लोगों को अलग से कॉन्फ्रेंस में भी बुला के कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर फिर वो सिस्टम अच्छा आमिर भाई, ये बात अब इस पे एक सवाल और है क्योंकि वक्त थोड़ा सा महदूद है। ऐसे टाइम के ऊपर जब गवर्नमेंट की तरफ से बातचीत की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस से बात कही, मुज़ाकरात की, आपके ख्याल में ऐसे टाइम पे 5 अगस्त का जो एहतजाज पीटीआई का आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये अलामती है, लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि पीटीआई को मौका मिलना चाहिए बातचीत करने का? क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने कहा तो है लेकिन इनिशिएट नहीं हो सके मुज़ाकरात के लिए कुछ भी एफर्ट्स। देखिए, जो चूंकि सवाल मुझसे किया और मैं ही जवाब दे रहा हूँ, मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि पीटीआई की सियासी क़यादत को चाहिए कि अब बागडोर पार्टी की संभाल ले। उसमें इमरान खान साहब की इजाजत को छोड़ के सबसे पहले अपनी पार्टी को और अपने लीडर को बचाने के लिए गवर्नमेंट के साथ बैठे, जो शहबाज शरीफ 3-4 दफा ओवर कर चुके हैं। जब आप बैठेंगे तो फिर जाहिर अल्लाह माला अगर कोई डिसीजन लेने हैं तो आपको अपनी लीडर से मिलना होगा। आप उसके मिले बगैर नहीं कर सकते, लेकिन उसको मिले बगैर बातचीत तो शुरू कर सकते हैं ना। पीटीआई की सियासी क़यादत को मैं बार बार सियासी क़यादत क्यों कह रहा हूं, जो सियासी दान के लोग होते हैं वो अच्छे अंदाज से बेहतर से सोच सकते हैं और फैसले ले सकते हैं। यही काम नवाज शरीफ की पार्टी ने उनके जेल में होते हुए, शहबाज शरीफ के जेल में होते हुए, इनके लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात की और रियायत हासिल की। आप ना करें एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो आपको रास्ता दे रहे हैं ना गुफ्तगू का, आपको मोहसिन नकवी रास्ता दे रहे हैं। आप इनकी ऑफर को कहेंगे आओ हम बैठे हैं पार्लियामेंट में, बैठना है ना, आ जाओ बात करें शराइत के बगैर कि हाँ शुरू करें। और फिर आपको जाना अपने लीडर के पास है फाइनल अप्रूवल के लिए, कि उसके बगैर तो आप नहीं कर सकते ना, इमरान खान के बगैर। लेकिन जब बैठेंगे ही नहीं और पहले शर्तें लगा देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त 5 अगस्त में पीटीआई 3रा साल हो रहा है इमरान खान को, 4 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे, लेकिन वो मोमेंटम पॉलिटिकल बना ही नहीं सके, सिर्फ तड़के तकरीरें और बढ़के, इसके अलावा कुछ। सही, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब हमारे साथ थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिमिटेड जो ऑप्शंस हैं उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि उनकी लीडरशिप पॉलिटिसाइज होने के बजाय अपने डिसीजंस को हार्ड कोर तरीके से खुद लीड करे। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट भी कुछ हाफ हार्टेडली ही ये इनवाइट्स दे रही है मुज़ाकरात की। अगर सही मायनों में दिए जाएँ तो यकीनन दोनों तरफ से वो गर्मजोशी भी देखने को मिल सकती है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद बात करेंगे इकॉनमी की और फ्यूल प्राइसेस की, जो कि तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं हर गुजरते दिन। किस हद तक इन्फ्लेशन में मज़ीद इजाफा करेंगे, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जहां सियासी तौर पर बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, वहीं इकॉनमी को देखा जाए तो पाकिस्तान और अमेरिका का जो एक अंडरस्टैंडिंग है ईरान की जंग के हवाले से, और ख़ास तौर पर ख़त्े में जो कतर या सऊदी अरब जैसे ममालिक का हम रोल है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी रिसेंटली जो एक सीज़ फायर की सी सिचुएशन है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसमें पाकिस्तान का यकीनन बड़ा मजबूत किरदार रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो आलमी मार्केट में इस सीज़ फायर के बाद
एक तरीके से ऑयल प्राइसेस के जो एक मसला था उसमें काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया गया है, उसमें कमी आई है, लेकिन उसके बिल्कुल साइमल्टेनियसली पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि ये कीमतें इस्तेहकाम की तरफ नहीं जा रही हैं। एक तरफ कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और अब रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। किस हद तक ये इफ़ेक्ट कर रहा है मार्केट को, इन्फ्लेशन को कितना बढ़ा रहा है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक आम पाकिस्तानी के लिए बड़ी ही परेशानी का बाइस है। इसी के ऊपर बात करते हैं। इस सेगमेंट में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट हारून शरीफ साहब। हारून साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये फरमाएगा कि आलमी मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइसेस में काफ़ी कमी आई है, ख़ास तौर पर जब से ईरान और अमेरिका के दरमियान थोड़ा सा कुछ सीज़ फायर की सिचुएशन पैदा हुई है, लेकिन पाकिस्तान में उसके बिल्कुल उलट हो रहा है और पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। क्या वजह है सर इसकी कि कीमतों में इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा पाकिस्तान के अंदर? कि पाकिस्तान ने बहुत एक कंजर्वेटिव अप्रोच ली हुई है, जहां पर हम ग्लोबल असेसमेंट्स को और ग्लोबल इवेंट्स को समझने की कोशिश भी कम कर रहे हैं और हमारी सलाहियत भी कम है। अगर हम ऑयल प्राइसेस को देखें तो यकीनन पाकिस्तान की एक बहुत डिपेंडेंस है और पाकिस्तान बहुत केयरफुली उसको कवर कर रहा है और बाकी खित्ते के ममालिक से अपनी प्राइसेस ऊपर रखी हुई हैं। और एक हमारा इंटरनल इंसेंटिव भी है, क्योंकि उनकी प्राइस के अंदर हमारा एक पेट्रोलियम लेवी का बहुत बड़ा टैक्स का हिस्सा है। लेकिन ये जो हमने डिटरमिन करने का तरीका रखा हुआ है, फार्मूला बनाया हुआ है, इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। और ये जो डेली चेंजेस हैं वो मार्केट के सिस्टम में अनसर्टनिटी को लाती हैं, क्योंकि लोग फिर मीडियम टर्म क्या बिल्कुल शॉर्ट टर्म फैसले नहीं कर पाते। जो इंटरनेशनल असेसमेंट्स हैं ऑयल प्राइसेस की, वो ये क्वार्टर तो वॉलेटाइल दिखा रही हैं, लेकिन सितंबर से दिसंबर में जो प्रिडिक्शन है वो तकरीबन $80 एट एन एवरेज के लगभग पर बैरल सेटल होता दिखाई दे रहा है। बाकी अगर कोई मेजर लड़ाई और छिड़ जाती है तो हमें नहीं पता। सो पाकिस्तान को अपनी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है और लोगों की कंजम्पशन पावर है उसको ठीक करने के लिए एक प्रॉपर सिनेरियो प्लानिंग करने की जरूरत है। ये फरमाएगा कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो पेट्रोलियम लेवी है या सेल्स टैक्स या दीगर महसूलात हैं वो भी आवाम पर डालना एक गैर ज़रूरी बोझ है जिसकी वजह से प्राइसेस इतने हाई हैं, या इसके अलावा भी आपके ख्याल में कोई और रीज़न है? जी, मुख्तलिफ ममालिक को अगर हम स्टडी करें जो पाकिस्तान की तरह फ्यूल पे डिपेंडेंट है, इम्पोर्ट पे जीसीसी से, जापान वगैरह जो हैं, क्योंकि उनके पास रिजर्व्स ज़्यादा हैं ऑयल के, तो वो रिजर्व से ऑयल की सप्लाई बढ़ा रहे हैं ताकि कीमतें ना बढ़ें। कुछ और ममालिक जो हैं जैसे इंडिया है, उन्होंने टैक्सेशन कम कर दिया है ताकि वो पास ऑन ना करे सारा। कुछ ममालिक हैं जो टारगेटेड सब्सिडीज दे रहे हैं गरीब को और मतवसत तबके को। पाकिस्तान ना तो टारगेटेड सब्सिडी दे रहा है, पाकिस्तान ने एक यूनिफॉर्म प्राइसिंग रखी हुई है, और हम ना अपना टैक्स कम कर रहे हैं और हम सारा बर्डन लोगों को पास ऑन कर रहे हैं। अब ये आपकी पॉलिसी की तरजीह है कि आप अपना कोई खर्चा कम करके कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट को रोक के वो आप रिलीफ कम अवाम को देना चाहते हैं, या आप बिजनेस एज यूजुअल करना चाहते हैं और अवाम को पास ऑन करते रहें ताकि उनकी मजीद कंजम्पशन पावर जो है इरोड हो और उनके ऊपर हार्डशिप्स बढ़ जाए। ये बताएगा कि आईएमएफ की जो शराइत हैं उसमें एक बड़ी शर्त ये भी थी कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसको भी फ्लक्चुएट किया जाए और पेट्रोलियम प्राइसेस जो मार्केट में है उसके मुताबिक ही प्राइसेस रखे जाएं, उसमें सब्सिडी नहीं दी जाए। आप क्या समझते हैं कि किस हद तक आईएमएफ ने भी इन रेट्स के ऊपर अपना असर डाला है? देखिए, आईएमएफ को समझने की हमें जरूरत है। आईएमएफ जो है वो कोई माइक्रो मैनेज पेट्रोल प्राइसेस नहीं करता, लेकिन आईएमएफ ये कहता है कि जो आपने मेरे से अहदाफ अग्री किए हुए हैं बजट के खसारे के, टैक्स के कलेक्शन के, मुझे आप गारंटी दें, कोई तरीका बताएं कि आप इसको कैसे पूरा करेंगे। अब हुकूमत के पास चॉइस ये है, या तो आप उनको कन्विंस करें कि आपके पास कोई ऑल्टरनेट मीन्स है पैसा इकट्ठा करने के। अगर आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो फिर आप उनको यही बताते हैं कि जी हम लेवी नहीं कम करेंगे, मजीद बढ़ा देंगे। तो आईएमएफ बेसिकली अग्रीज विद देम, क्योंकि पाकिस्तान अपनी रेवेन्यू जनरेशन और फिस्कल डेफिसिट को कम करने के अंदर बड़ी तसलसल से हम नाकाम रहे हैं। ये फरमाएगा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसके ऊपर कितना असर पड़ा है पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से, फिर हमारे रुपए की जो कदर है वो भी उस तरीके से मुस्तहकम नहीं हो पाई है। और एक्चुअली क्या ये पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं ये डायरेक्टली उसके साथ लिंक्ड करते हैं? जी, गवर्नमेंट एक हंगामी इकदामात के तहत इस सूरत हाल को मैनेज कर रही है,
लेकिन जो संजीदा सवालात ये हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम तो 27 में जुलाई में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके ऊपर जो प्रेशर आएगा कि ट्रांच नहीं आ रही होगी, एक्सपोर्ट्स आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी में हम रह रहे हैं, और अगर ऑयल प्राइस या कोई एक्सटर्नल शॉक लगता है तो पाकिस्तान के लिए उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो प्लानिंग जो है मुझे नहीं दिखाई दे रही, ना कोई प्लानिंग मिनिस्टर या प्लानिंग मिनिस्ट्री उस पर बात करती है, ना हमारी लीडरशिप उस पर बात करती है कि पाकिस्तान कैसे एशिया के ममालिक के साथ compete करेगा अगर ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ये जो ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट है उसको डील करने की क्या स्ट्रेटजी है, ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे कैसे जाना है, नई मंडियों से तवानाई कैसे लेनी है। ये सारी चीजें इस वक्त हमारी प्लानिंग के अंदर लोगों के साथ अगर डिस्कस होंगी तो इन्वेस्टर्स को और लोगों को एतमाद आएगा सना। अदरवाइज लोग गेसिंग गेम करते रहते हैं तो फिर वो अपने बिजनेस डिसीजंस और पर्सनल डिसीजंस को होल्ड पे डाल देते हैं। लेकिन ये फरमाएगा कि स्पेशली इस बजट के बाद जो पेश हुआ अभी कुछ वक्त पहले, उसके बाद गवर्नमेंट ऐसे क्या स्टेप्स ले सकती है जिससे जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके? जी, ममालिक जो होते हैं वो 3 तरह का पॉलिसी डिसीजन करते हैं ऐसी सूरत हाल में। कुछ ममालिक गैर मामूली फैसला करते हैं कि अब से हमने अपना बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट रन करने का तरीका बदलना है। वो अखराजात को कम करते हैं, प्रोजेक्ट्स को डिले कर देते हैं, इसके अलावा वो इनोवेटिव तरीके से फाइनेंसिंग रेज करते हैं और एक ऑर्थोडॉक्स ओल्ड स्कूल तरीके को चैलेंज करके कि अब हालात ऐसे आ गए हैं कि हमने फर्क तरीके से रहना है। कुछ ममालिक हैं कि वो बिजनेस एज यूजुअल करते हैं, उसको एक थोड़ा बहुत ट्वीक करते हैं, कुछ पॉपुलिज्म की तरफ चले जाते हैं, लेकिन एज सच कोई मेजर स्ट्रक्चरल तब्दीली नहीं लाते कि आइंदा के शॉक्स को डील करने का कोई तरीका आपके पास बन सके। कुछ ममालिक हैं वो ग्रोथ को यूज करते हैं कि जी देखें अभी अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो फिर उसका जो आएगा रेवेन्यू उससे हम डील करेंगे जो हमारे लॉसेस हैं। पाकिस्तान ने ये मिडिल तरीका रखा हुआ है कि हमने कोई मेजर चेंज नहीं करनी, लेकिन हम ट्विक करते रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर से कर दिया इधर से कर दिया, टेम्परेरीली शॉर्ट टर्म एक अप्रोच है। अब ये फैसला हुकूमत का होता है, वही बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने ये क्यों किया है। अगर मेरे पास कुछ डिसीजन होता तो ये एक अच्छा मौका था कि हम अपना बिजनेस करने का, गवर्नेंस का तरीकों को बदल के कोई गवर्नमेंट मुल्क को एक सॉलिड फुटिंग की तरफ ले जाने की पॉलिसियां टेबल पे रखते। बहुत बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ थे और गवर्नमेंट यकीनन माजी की मिसालों को सामने रखते हुए बहुत से इंपॉर्टेंट इकदाम कर सकती है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।